सेक्शन जो होता है वो प्राइमरी जूनियर के लिए अगर सिलेबस देखा, लेवल 19-20 हो जाता है, सिलेबस सेम है। इसका मतलब आप प्राइमरी भी दे रहे हो तो भी आपको तब तो प्राइमरी सॉल्व करना ही करना है, लेकिन यदि आप जूनियर का पेपर दे रहे हो, केवल जूनियर दे रहे हो, तो भी आपको प्राइमरी करना है, ठीक है। और जो बच्चे प्राइमरी दे रहे हैं उनको जूनियर वाला भी करना है। तो कुल मिला के आपको सीडीपी सेक्शन में आप प्राइमरी दे रहे हो, जूनियर दे रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। सीडीपी प्रीवियस ईयर दोनों पेपर सॉल्व करने हैं आपको, सेम टू सेम, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट जल्दी से जुड़ जाए एक बार, और वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर ले। एक बार देख लेते कौन कौन जुड़ चुके हैं। दीप शिखा, मिस डोरमी, रीता, रश्मि, चलिए तो एक बार फटाफट आ जाए जल्दी से, और सेशन को शेयर जरूर किया करो ना। तो वैसे क्लास का टाइमिंग अपना ये 7 बजे के आसपास रहता है, क्योंकि संस्कृत क्लास चल रही थी, इससे एक क्लास के बाद 5-7 मिनट लग जाता है थोड़ा सा, इसलिए हो गया है। बाकी तो जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे थे, यूट्यूब पे क्लास चल ही रही थी आप, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से फटाफट। चलिए बच्चों, तो हाँ, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, शुरू किया जाए इसका सेशन। और जो बच्चे जो है टीएनबी, अशोक, अंजलि, हाँ शुरुआत तो की जाए ना। चलिए, तो पेपर बहुत ध्यान से आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझकर, ऑप्शन को देखकर उत्तर दीजिएगा, और जरूरत के हिसाब से डिस्कशन भी करते चलेंगे, जरूरत के हिसाब से। इस पेपर में जो हमने एनालिसिस किया है, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं, या 2-4 प्रश्नों के उत्तर ऐसे हैं जिनकी भाषा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अन्यथा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला पेपर नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये आपका अभिकथन यानी कथन और कारण से दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में जानते हो कि पहले आपको ऑप्शन नहीं दिखाए जाते हैं, पहले आपको क्वेश्चन दिखाया जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन समझते हो और उसके बाद बच्चों आपको ऑप्शन दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई सभी लोग गुड इवनिंग, जो बच्चे जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, चलिए आ जाइए फटाफट पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे, पढ़िए। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक, मतलब शुरुआती स्कूल की बात कर रहा है, विद्यालय में जिस समय आप शुरुआत करते हैं उस समय, शुरुआत समय की बात कर रहा है। विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण। देखो महत्वपूर्ण तो बच्चों हमेशा के लिए होता है ना, जो आपका स्कूल का एनवायरनमेंट होता है वो एक रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये हमेशा महत्वपूर्ण होता है, आप किसी भी लेवल के किसी भी क्लास में हो। हाँ, लेकिन उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो बस, जैसे अभी कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, अभी स्कूल जाना शुरू किया है, उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शुरुआती वर्ष। हाँ, जहां से आप विद्यालय शिक्षा की शुरुआत करते हो, महत्वपूर्ण तो सभी के लिए है, लेकिन जो बच्चा जीवन की शुरुआत कर रहा, मतलब विद्यालय शिक्षा की शुरुआत कर रहा है, सॉरी विद्यालय शिक्षा की, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब चलो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आप कक्षा 1 में हो, 10 में हो, 12 में हो, या हालांकि कक्षा 1 से 8 की बात ही हम लोग करते हैं, महत्वपूर्ण सभी के लिए, लेकिन शुरुआती जो आपका स्कूली समय होता है उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। आगे देखते हैं। तो पहला तो ये समझ में आया बच्चों कि जो ए है आपका वो सही है। ऐसे प्रश्न जो नए बच्चे जुड़े ध्यान से समझिएगा करना क्या है। पहला काम आपका होता है कि जो ये सेंटेंस कहा गया है, आपने चीजें पढ़ी होंगी, विकास चैप्टर पढ़ा होगा या अदर चीजें, उससे मिक्स अप रहता है, अलग अलग रहता है ये, और नॉर्मली भी दे देता है, पेडागोजी के हिसाब से भी दे देता है, समझते हैं। ये सही है, पहले पहचानो दोनों सही है गलत, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब कह रहा विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं बच्चों, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं, ठीक है, जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपका कुल मिला के पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, अलग से भी बात कर सकते हो, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड समय जो होता है बच्चों, ये ओवरऑल कोई भी विकास हो सभी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और महत्वपूर्ण होता है इसलिए बच्चों कहा जाता है कि विकास के लिए ये संवेदनशील होता है। क्या होता है बच्चों? संवेदनशील होता है। चलिए, तो इसका मतलब ये अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हैं। अब बच्चों कैसे ये पहचान होगी, देखिएगा ध्यान से, खास करके जो नए बच्चे जो हैं, आप कैसे ये पहचानोगे कि ऑप्शन आपके दो मिलेंगे। अब एक ऑप्शन में लिखा होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। एक ऑप्शन में लिखा होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है।
अब ये बाकी दो ऑप्शन में होता है ए सही है, आर गलत है, और एक और जो यहाँ ऑप्शन है, एक ऑप्शन में लिखा है ए आर दोनों गलत है। ऑप्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि दोनों सही हैं सर। अब ये कैसे पहचानोगे आप कि जो ये आर है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है? इसके एक नहीं बच्चों, बहुत तरीके होते हैं और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। जैसे जैसे आप करते जाओगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाएगी, समझते जाओ। देखो इसमें किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? वातावरणीय प्रभाव प्रदान करने के लिए, मतलब इसमें इन्वायरमेंट से जोड़ के बात की गई है और बात को सही माना गया है। और इसमें भी वही इन्वायरमेंट के क्यों इन्वायरमेंट जरूरी होता है? क्योंकि वो सीखने के लिए या विकास के लिए संवेदनशील होता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में इसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखो यहां भी वातावरण से जुड़ी बातें की जा रही है और उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इससे ज्यादा डिटेल में ये दे दिया गया है। तो कई जगह तो इससे सॉल्व हो जाता है बच्चों, कई जगह इससे सॉल्व हो जाता है। बाकी जैसे जैसे प्रश्न आते जाएगा समझते चलिएगा, धीरे धीरे आएगी चीजें। तो इसका मतलब बच्चों इसमें ऑप्शन देखते हैं जिसमें लिखा हो, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं है। और ए आर ए सही लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को, सर पहला ऑप्शन ही आपका लिखा हुआ है। लेकिन हमेशा आंख मूंद के मत लगाइएगा, आंख खोल के लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन ऊपर नीचे कर देता है। नहीं सोचो इसी सीक्वेंस में हर जगह मिलेगा, जरूरी नहीं है। फिलहाल अभी तक जो जितने पेपर हमने सॉल्व किए लगभग इसी सीक्वेंस में मिला है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आसान सा है, चलिए जल्दी पढ़िए प्रश्न को और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाँ बच्चों, चाहे आप संज्ञानात्मक विकास की बात करो, चाहे आप भावात्मक विकास की बात करो, चाहे आप शारीरिक विकास की बात करो, चाहे आप सामाजिक विकास की बात करो, अगर देखा जाए तो बच्चों सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये कहना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कह रहा है, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं, किसकी बात कर रहा है बच्चों? फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसा कि तार्किक विचार यानी चिंतन की बात कर रहा है बच्चों, इत्यादि को विकास के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? कुल मिला के आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है। आप अपने हिसाब से अगर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सको तो सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि चिंतन जो होता है बच्चों वो किसके अंतर्गत आता है? अपने आप में भावात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक ये सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये बात पूरी तरह सत्य है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ये चार डोमेन्स, आपको चारों डोमेन लिखे हुए हैं, डोमेन लिखे हुए ना बच्चों। जो क्रम होता है वो ऐसे चलता है PCSE, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल। ये क्रम है। अगर क्रम कभी लगाने को आ जाए तो क्रम याद रखिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपका क्रम चलता है। ठीक, लेकिन आप किसकी बात कर रहा है? विचार की बात कर रहा है या चिंतन की बात कर रहा है ना? लॉजिकल रीजनिंग, आप तार्किक चिंतन कह सकते हो, या तर्क की बात कर रहा है। तर्क जो होता है चिंतन का ही टॉप लेवल होता है। तो इसका मतलब देखो, बताइए कभी बात कर ले बच्चों, चिंतन, तर्क, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, सृजनात्मकता, बुद्धि, ये सब संबंधित होते हैं हमारे इस वाले पार्ट से। और इस वाले पार्ट को कहा जाता है बच्चों क्या? इस वाले पार्ट को कहा जाएगा कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। इसकी बात करें ये भावात्मक से होते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें किससे जुड़ते हैं बच्चों? ये आपके शारीरिक वाले में चले जाएंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसकी बात करें तो नो डाउट आपने उत्तर लगा लिया होगा फटाफट, बहुत बढ़िया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका पूरी तरह सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। ये तो आप लोग तुरंत बता दोगे, इसमें ज्यादा लंबा डिस्कशन भी नहीं करने वाले हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इससे टेंशन नहीं लेना, सीधा सीधा आपको बताना है कि निम्न में कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की, वैसे तो इस प्रश्न में चूंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था लिखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी घुमाता भी है, ध्यान रखिएगा। तो निम्न में कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? देखो प्राथमिक में हमेशा परिवार तो याद रख लेना, अगर वो ऑप्शन नहीं है उसके साथ दूसरा ऑप्शन है तब दिमाग लगाना पड़ेगा, अन्यथा कोई दिमाग नहीं लगाना है। सीधी सी बात, परिवार हमेशा प्राइमरी एजेंसी ही माना जाता है। तो बच्चों इसमें परिवार किस में आएगा? प्राथमिक संस्था आ जाएगा, जो कि अपना प्रश्न है।
इसके बाद मीडिया वगैरह किस में आता है, कोई भी मीडिया हो बच्चों, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य कोई भी मीडिया की बात करो, सेकेंडरी में होता है। लॉ की बात, कानून की बात करें भी सेकेंडरी में जाता है, धार्मिक संस्थाएं भी सेकेंडरी में जाती हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी ऑप्शन में दो दो का ऑप्शन बनाता है, तो परिवार तो रहने वाला ही, कभी कभी मजबूरी बस किसी एक को परिवार के साथ रखना पड़ सकता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो वो ध्यान रखना। वैसे परिवार के सबसे निकट पास पड़ोस को रखा जाएगा, आस पड़ोस लिखा होता है, लेकिन ऑप्शन को देखकर चलना होता है। विद्यालय किसी भी कंडीशन में प्राइमरी, कंडीशनल सेंटेंस भी विद्यालय प्राइमरी में आ ही नहीं सकता, लेकिन अन्य चीजें कंडीशनल में प्राइमरी में कभी कभी रख ली जाती है, क्योंकि ऑप्शन का मतलब मजबूरी होता है। ठीक है, हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए, तो इस पर इसका उत्तर सभी लगा लिया। प्राइमरी की बात कर रहा है तो इसका मतलब आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए ये तो आप लिखे, आसान सा प्रश्न होना चाहिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण करने लगते हैं? अनुसरण का मतलब बच्चों क्या होता है? अनुसरण का मतलब इमिटेट करना, और इमिटेट करने का मतलब बच्चों क्या होता है? नकल करना। सीधा सीधा लिख दिया हिंदी में कि बच्चे किस अवस्था में दूसरों की नकल करने लगते हैं। जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं दी हैं। ये पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष इसका समय हो जाएगा। ये दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। ये तीसरी अवस्था है बच्चों, 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। और ये चौथी लिखा है 11 से 15। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो आप सीधा बताइए, अनुकरण जो आपको पढ़ाया जाता है, आपने जो पढ़ा अपना दिमाग मत लगाइएगा, वो जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। वैसे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ कर दोगे, लेकिन जीन पियाजे ने जिस अवस्था में रखा है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो जीन पियाजे ने सीधी सी बात कही कि जो पहली अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसी अवस्था में बच्चे में अनुकरण हो गया, वस्तु स्थायित्व हो गया। हाँ, तो कुछ बहुत सारी, जैसे अब एक शब्द है, एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, ये किस में आएगा? चलिए, तो आपने बता दिया, क्रमबद्धता किसके अंतर्गत आएगा, बताइए। ये प्रश्न आपने लगा लिया, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्रमबद्धता, सीरिएशन भी कह सकते हो, या चीजों को क्रमबद्ध करने लगता है, उसका अर्थ ऐसे कह सकते हो। बताइए बच्चों, यहां तो आपका कोई अनुकरण आपने पहला लगा लिया, आपका उत्तर हो गया। अब बताइए, क्रमबद्धता जो होती है, क्रमबद्धता जो होती है वो जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है, या बालक में क्रमबद्धता के गुण किस अवस्था में आ जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। आप नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, या ऑप्शन में भी बता सकते हो। यहां ऑप्शन के अनुसार भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। जल्दी से उत्तर करिए। चलिए, ज्यादातर बच्चों ने उत्तर दिया थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, मतलब कई बच्चों को उत्तर ही नहीं आया, 2-3 बच्चों ने जो भी उत्तर दिया है उन बच्चों की बात करें। सेकंड ऑप्शन पे लिखा है पूर्व संघ। बच्चों याद रख लीजिएगा, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, आगे प्रश्न भी है इससे, कि जो क्रमबद्धता होती है, क्रमबद्धता हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, यानी सीरिएशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या रिवर्सिबिलिटी हो गई, ये सारे गुण बच्चों में, वैसे सब अलग अलग हैं, ये सारे गुण जो होते हैं वो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था से जुड़े हुए हैं। मतलब जीन पियाजे का मानना था कि ये बच्चों में तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है, और तीसरी अवस्था को बच्चों कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था में ये गुण आ जाते हैं। इसी तरह एक वस्तु स्थायित्व, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये पहली अवस्था में आ जाता है। ठीक, अप्रतिवर्ती, अविलोमीयता, केंद्रीकरण, ये दूसरी अवस्था में होता है। जीववाद दूसरी अवस्था में होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़िए जिन लोगों ने पढ़ा है, बाकी यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा, आपको नंबर आएगा उसका भी। पहले थोड़ा प्रीवियस ईयर खत्म करा लिया जाए प्राइमरी का, उसके बाद देखेंगे। चलिए बताओ, बस वही प्रश्न है जो हमने पूछा था, जो आपको बताया, इसीलिए उसी के साथ एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया था, क्योंकि अगला प्रश्न भी आपका वैसा ही था। पढ़िए प्रश्न, दिमाग लगा लो, शायद थोड़ा बहुत अलग भी हो। जीन पियाजे के कहानी लंबी बना रहा है और कुछ भी नहीं है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सही क्रम में याद रख लेता है? इसका मतलब ही बच्चों हो रहा है वो सीरिएशन की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? प्रश्न का उत्तर अपने तरफ जब तक नहीं निकालोगे, ध्यान रखना,
कि सीटेट है, कुछ भी नहीं होता सीटेट अगर सच्चाई बताई जाए। बस आप जिस दिन चीजों को समझने लगे, जिस दिन को चीजों को रिलेट करने लगे, जिस दिन कॉन्सेप्ट को खुद डेवलप करने लगे, उस दिन से सीटेट आसान लगेगा। और जब तक रटने पे बैठे रहोगे तब तक कठिन लगेगा। तो बात किसकी कर रहा है कि क्रमबद्धता की बात कर रहा है। क्रमबद्धता आपको पता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रम में ही अवस्थाएं लिखी हैं। ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था के अंतर्गत बालक में आ जाती है। किस अवस्था में बच्चों आ जाती है? तीसरी अवस्था में आ जाती हैं। ठीक, बाकी आप लोग जुड़े रहें, नए पुराने सारे बच्चे, आपको ये बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या मैक्सिमम चीजें कोशिश करेंगे, यूट्यूब में आपको मिलेंगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब देखो जो बच्चा पढ़ा है वो सही कर ले, जो नहीं पढ़ा है वो तुक्का लगाएगा। अपना दिमाग लगाओगे, और अपना दिमाग नहीं लगाना। जीन पियाजे के द्वारा ये सारे कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिए हैं, तो उनके अनुसार चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, कुछ चीजें नॉर्मली भी लॉजिक से सही हो जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि नॉर्मली सही हो। ठीक, तो इसका प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज डिस्कस हो चुका है पीछे। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अब ध्यान दीजिएगा। अब पहला काम पता है क्या होना चाहिए बच्चों? आपको पहला काम, अब डायरेक्टली यहां से उत्तर ढूंढोगे तो हो सकता है आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए। अगर डायरेक्टली आप उत्तर ढूंढोगे तो हो सकता है मे बी आप गलत कर दो। इसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। पहले आप लोग उत्तर दे दीजिए, फिर समझाते हैं इसको। आप लोग कहना है कि सर 6 का दूसरा, केवल 2 बच्चों ने उत्तर दिया। अब चलो हमारी बात सुनो, अब ध्यान से, ध्यान सुनना। क्योंकि प्रश्न का उत्तर अगर आप दूसरा दे रहे हो तो आप गलत हो। अगर दूसरा उत्तर आप दे रहे हो तो बच्चों आप गलत हो। प्रश्न समझिए। इन्होंने, कोहलबर्ग महोदय जो थे, इन्होंने बच्चे 3 लेवल आपके बताए थे। अगर इनके अनुसार तीनों लेवल की बात किया जाए तो बच्चों इन्होंने लेवल कितने बताए थे? 3। अब थोड़ा मोटा ही लिखा जाए क्योंकि जूमिंग किया है ना। एक लेवल बताया था बच्चों इन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा जो इन्होंने बताया है वो बताया है कन्वेंशनल लेवल। और तीसरा जो बच्चों बताया इन्होंने पोस्ट या लेट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल बताए थे। अब आपको बताना है बच्चों, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे? फिर से सुनिएगा प्रश्न, आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है समझिएगा, सामने ना भी दिख रहा फिर से चलो अच्छा देख लेते हैं। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अर्थात इसका मतलब आपको जो होना चाहिए, आप कहोगे गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय दूसरे व्यवहार को अपनी इच्छा के संदर्भ में। इसका मतलब आपको वो उत्तर बताना है जिस लेबल से जुड़ी बच्चा लाभ और हानि को देखकर कार्य करेगा। देखो क्या कह रहा है, दूसरे के व्यवहार जरूरत और इच्छा, मतलब उसकी इच्छा है तो उस चीज को मानेगा, उसकी इच्छा है तो नहीं मानेगा, अपनी चलाएगा। अगर उसको अच्छा लग रहा है, किसी से प्रॉफिट है तो वो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। कुछ ऐसी बात कर रहा है। तो बच्चों ये बात जो हो रही है वो किसके अंतर्गत? ये इनके लॉरेंस कोहलबर्ग का बच्चों जो पहला लेवल होता है ना, ये पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहीं पे बालक इस तरीके का होता है, ये प्री कन्वेंशनल लेवल में ही बच्चा इस तरीके का होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चले और आगे देखते हैं। अब बच्चों इसमें देखा जाए तो ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ये आपके पहले लेवल से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, ये दूसरे लेवल से जुड़ा हुआ है, ये आपका कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। इसको बात किया जाए बच्चों तो ये कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। और कानून और व्यवस्था, ये भी बच्चों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। और ये जो लिखा है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ये आपको पहले के अंतर्गत आता है। पहले वाले लेवल में 2 स्टेज होते हैं, दूसरे वाले लेवल में 2 स्टेज होते हैं, और तीसरे लेवल में ही 2 स्टेज होते हैं। पहला
जो लिखा है बच्चों ये पहले लेवल के अंतर्गत आता है, और लास्ट जो लिखा है पहले लेवल के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि उत्तर या तो हमारा पहला हो सकता है या तो उत्तर चौथा हो सकता है, दूसरा और तीसरा उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब देखो क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। अपने और दूसरों के व्यवहार, जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो बच्चों ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी, लेकिन इसका मतलब जो होता है ओबीडिएंट की बच्चा दंड के भय से आज्ञा का पालन करता है, कि यहां पे बात होती है। तो ये बहुत परफेक्ट नहीं माना जाएगा। वैसे तो लेवल तो पहला ही होगा, लेकिन पहले लेवल का जो दूसरा स्टेप होता है वो ज्यादा बेटर माना जाएगा। जैसा कि आप कई बच्चों ने उत्तर दिया है कि सर हाँ चौथा ऑप्शन सही होगा। अब बच्चों पता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसी को बच्चों जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है, इसी को म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है, टिट फॉर टैट से भी संबंधित होता है। ठीक, ये लेवल से जोड़ा था। अब अपना दिमाग लगा कि आप इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, ये करना। तो पहले तो आपको लेवल पहचानना था और उसके बाद आपको स्टेप की तरफ जाना था। ठीक, अब ये अगर समझना है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे, आपको कम से कम अगर ऑनलाइन भी पढ़ाएं तो 1 घंटे तो कम से कम 1.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी। 1 घंटे तो कम से कम देना ही पड़ेगा। ठीक, चले तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पढ़िएगा, मौका मिलेगा तो और डिटेल में बात करेंगे। तो आपका चौथा उत्तर यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न, चले वाइगोस्की महोदय बहुत देर से नहीं दिखे थे। कह रहे हैं लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डॉट डॉट की महत्ता पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है सांस्कृतिक उपकरण, हाँ बिल्कुल बात की, लेकिन दंड की बात नहीं की है, क्योंकि दोनों जो सेंटेंस आएगा दोनों को महत्वपूर्ण माना है, ऐसा उत्तर लगाना है। मनोवैज्ञानिक उपकरण पुरस्कार, पुरस्कार की बात नहीं की है, ये भी गलत हो गया। सामाजिक पारस्परिकता की बात की और डिस्कशन की बात की है, क्योंकि जो हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है या कल्चर का डेवलपमेंट होता है, ये कहीं ना कहीं डिस्कशन से भी होता है, ऐसा इनका मानना है। और साथ में जब एक दूसरे से हम मिलेंगे तो ये बात तो सही लग रही है। जैविक परिपक्वता की बात जीन प्याजे ने किया, प्रतिस्पर्धा की बात इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। ठीक, इसके बाद बच्चों बात करें अगले प्रश्न पे, आगे बात करें तो इसका उत्तर जो होना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल अपने आप में इनसे हटे हैं, इनसे अलग है, इसका मतलब आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन पूरी तरह सही हो जाएगा। चलिए फटाफट तीसरा उत्तर लगाइएगा और हमें 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आई बात, ये प्रश्न भी कई बार कई अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पेडागोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे कि अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए मीनिंगफुल लर्निंग, एक लर्निंग जो आपके लिए फायदेमंद हो, एक लर्निंग जिससे आपका अधिक से अधिक विकास हो, एक लर्निंग जहां आप सक्रिय रूप से सीखो, ऐसी लर्निंग को मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है। को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डॉट डॉट की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डॉट डॉट के अवसर देने चाहिए। एक फैसिलिटेटर, हाँ बच्चों एनसीएफ 2005 भी कहता है शिक्षक को बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, एक सुविधादाता होना चाहिए। हालांकि और बात भी इन्होंने एनसीएफ 2005 में कही गई है, लेकिन अर्थपूर्ण अधिगम की बात किया जाए ये ज्यादा परफेक्ट माना जाता है सुविधादाता को। तो ये बात तो ठीक लग रही है। और ज्ञान अर्जन के सक्रिय भागीदारी, अभी तक तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है कि यही ऑप्शन, एक अध्यापिका को संसाधक की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी बनने का मौका, मतलब टीचर जो बच्चों को क्या करे, ऐसी फैसिलिटी दे जहां बच्चा खुद करके सीखे, बच्चा सक्रिय रूप से सीखे, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। और आज के समय में ऐसे शिक्षक की ही कल्पना की जाती है, जैसे कि हमारी शिक्षा नीतियां जो बताती हैं, हाँ चाहे एनसीएफ हो जाए, चाहे नई शिक्षा नीति हो जाए या एक्सेट्रा। तो दूसरा कह रहा है आदेशक जानकारी के निष्क्रिय, तो आप कहोगे सर ये हो नहीं सकता। तीसरा कह रहा है जानकारी के, उसके बाद क्या लिखा है, प्रोवाइड सबमिशन रिसीव ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के यशवर्ती ज्ञान को ग्रहण करो बस और कुछ नहीं करना। अनुकरण करना मतलब बैठे सुनते रहो, कॉपी करते रहो। और ट्रेनर तो बहुत परफेक्ट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब सबसे बेटर ऑप्शन बच्चों चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये पेडागोजी सेक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक, टीचर की भूमिका से या टीचर से जुड़ा हुआ प्रश्न बना है ये,
ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता, लेकिन पेडागोजी का ये पार्ट होता है। तो इसका मतलब इसमें हमेशा ऑप्शन से चला जाता है चीज़ों को। कैसे चलेंगे बच्चों? ऑप्शन से चलिए, हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों के कई उत्तर हो सकते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन हमेशा ढूंढा जाता है। तो इस प्रश्न में फिक्स चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए आपका यहाँ पे बच्चों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन यहाँ से आपका पूरी तरह सही हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चों को? चलिए, इसमें कोई डिस्कशन ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझना है इससे। चलिए बताइए, ये भी अलग अलग तरीके से पूछता है। प्रगतिशील बच्चों, जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे ना, पीछे जो हम लोगों ने बात किया अभी जिस प्रश्न में, वो प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। आप समझ लीजिए कि एक ऐसे बच्चों करके सीखने का मौका देना, बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराना जहां बच्चा सक्रिय रूप से सीखे, बच्चा एक दूसरे से सीखे ना, इस प्रकार में इसी शिक्षा को और चाइल्ड सेंटर्ड को भी फॉलो करना है, इसी को प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। तो अब उस हिसाब से ऑप्शन पहचानिए। टीचर सेंटर्ड कभी फॉलो नहीं किया जाए, क्यों? टीचर अपने अनुसार चलता है, बच्चों के अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, ये हो सकता है। आगे बढ़िए। मानकीकृत पाठचर्या, कैरिकुलम कभी भी स्टैंडर्ड अच्छा नहीं माना जाएगा। कैरिकुलम हमेशा बच्चों को ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और व्यवहार का अनुकूलन, इसका कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। अब आपका उत्तर देखो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये स्टैंडर्ड कैरिकुलम नहीं। यहाँ पे अगर कैरिकुलम कुछ अच्छा माना जाएगा प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर की तरफ से, तो कैरिकुलम हमेशा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, कैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। याद रखिएगा इस बात को, कहीं भी आए तो। ये अधिगम करता स्वमूल्यांकन, मतलब प्रगतिशील शिक्षा कहती है बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करे। और जो हम लोग आजकल बार बार फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं, या हम लोग सेल्फ असेसमेंट पढ़ते हैं, या हम लोग पढ़ते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ते हैं, ये भी किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? ये भी प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई टॉपिक पढ़ाने के बाद प्रगतिशील शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो आप चीजों को जल्दी समझ जाते हो। क्लियर? इसका मतलब ये तो ऐसे भी टीचर सेंटर नहीं हो सकता। कैरिकुलम कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। व्यवहार का अनुकूलन थोड़ा आपको लग रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, ये आप इसमें दिमाग लगाओ, ये भी सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं इसमें। एक बालिका है जिसका नाम है अनीता। क्या है बच्चा? अनीता। अनीता वैचारिक कौशल, विचार यानी चिंतन की बात कर। ऐसे आपने चीजों को समझते चला करो, प्रश्न पढ़ते चला करो, आंख मूंद के नहीं, प्रश्न को समझते भी चला करो। और कह रही विचार कौशल जैसे कि कार्य कारण प्रभाव, कार्य कारण संबंध का मतलब ही वो, अगर कार्य कारण संबंध को समझने की बात कर रही है तो उस आधार पर करते, इसका मतलब तर्क होता है। इस्तेमाल करने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुलझाती है, मतलब बालिका चिंतन और तर्क अच्छे से कर लेती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता उच्च स्तर की, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। अब बताइए इनके अनुसार कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही है? तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तर्क की बात कर रहा है, रीजनिंग की बात कर रहा है, और एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसका नाम ही रीजनिंग, साथ में मैथमेटिक्स जुड़ा होता है। मैथ से परेशान हो सर, मैथ भी है, नहीं नहीं, एक वैज्ञानिक के लिए भी बच्चों कौन सी बुद्धि पाई जाती है पता है? जो एनसीईआरटी हमारी कहती है, एनसीईआरटी कहते हैं एक वैज्ञानिक में भी, अपना दिमाग मत लगाइएगा, एक वैज्ञानिक में भी कौन सी बुद्धि पाई जाती है बच्चों? एक वैज्ञानिक में भी पाई जाती है तार्किक गणितीय बुद्धि। ये जो पहली वाली बुद्धि लिखी वैज्ञानिक के लिए ही बात करती है ये। और संगीत बुद्धि जो किसी प्रकार के म्यूजिकल टूल्स का यूज करते हैं, शरीरगत की जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं ना, जैसे एथलीट वगैरह हो गए। और इसके बाद क्या लिखा है? इंटरपर्सनल लिखा हुआ है, दूसरे को समझने वाली बुद्धि की बात कर रहे हैं ये, तो इसमें जो होगा। लेकिन हाँ बच्चों, अगर जीव वैज्ञानिक की बात करता है एरिया वाइज, तो जीव वैज्ञानिक में सबसे अच्छे के लिए प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा बदलेगा उत्तर बदल जाता है। तो फिलहाल ये बात कर रहा है, नाम से भी समझ में आ रहा है, 4 प्रकार इन्होंने लिखा हुआ है, तो उसमें आपके हो जाएगा लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस, तार्किक, गणितीय बुद्धि। लगभग देखा गया बच्चों। एक बार आप अपने तरफ से प्रयास करिए कि इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इनका बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। और क्योंकि लगभग पेपरों में ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आता है, और आपको 8 से 10-12 टॉपिक ऐसे हैं, ज्यादा ही होंगे, जिससे लगभग एक क्वेश्चन बनता है। जैसे प्रगतिशील शिक्षा हो गया, कितना समय का पढ़ाना हो? ज्यादा आधे घंटे। लेकिन प्रगतिशील शिक्षा से आपका पूरा सीडीपी सेक्शन रिलेट करना होता है ना, वो तो अपने आप धीरे धीरे कर लोगे, लेकिन बेसिक पढ़ लो। ये इंटेलिजेंस चैप्टर में स्पेशली ये सिद्धांत पढ़ लो। और इसके अलावा जैसे आपने एक बार चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पढ़ लिया, इसके अलावा आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ लो, या थिंकिंग चैप्टर पढ़ लो ना। ये ऐसे कुछ चैप्टर एग्जाम्पल हमने बताए जहां से एक क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। सोशलाइजेशन से पढ़ लो, कभी कभी ऐसा होता है ना भी शायद आए एक का चैप्टर से, क्योंकि पूरा चैप्टर से, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछना संभव भी नहीं होता ना।
देखो आयुषी का बहुत बढ़िया प्रश्न है, चलिए इनके प्रश्न ले लेते हैं कि इनका कहना है कि सर कविता लिखने वाले में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो बच्चा याद रखिएगा, कविता की बात कर रहा है, कविता लिखने वाला क्या होगा, कविता लिखने वाला कवि होगा। और कवि में कौन सी बुद्धि पाई जाती है बच्चों, भाषाई बुद्धि पाई जाती है। कविता लिखने वाले को हम लोग जरूर नहीं कि वो पढ़ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कवि कह सकते हो, कहानी लिखने वाले को लेखक कह सकते हो। तो ये जो जुड़ा होगा किससे बच्चा, ये जुड़ा होगा आपका भाषाई बुद्धि से। आप कह सर गाना गाने वाले में कौन सी बुद्धि पाई जाती है ना। अब गाना गाने वाले में वैसे तो बच्चों कौन सा होगा, संगीत बुद्धि के लिए होगा, लेकिन हो सकता है ये भी तो जरूरी नहीं है कि किसी बालक में एक ही बुद्धि हो, एक से अधिक भी बुद्धियां हो सकती हैं, ये भी संभव है। ठीक है, चलिए हाँ यहां जो पूछा बुद्धि की बात, तो बुद्धि कौन सी होगी बच्चों, लैंग्वेज, भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट, इस प्रश्न का उत्तर बता दिया पहला, हाँ चलिए पढ़िए पहले इसको, और इतना पहले पहचानिए सही है गलत है, फिर आगे काम देखते हैं। कह रहा है बच्चों, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी पर काम करते समय, किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया को मौखिकी, सेम प्रश्न प्रीवियस ईयर, सेम सेंटेंस आया जो पहले भी आ चुका है। कह रहा अध्यापिका को अपने विद्यार्थी किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सही अपने आप में। अब देखो, अब ये गलत है या सही है पहचानो। निजी वाक, निजी वाक का मतलब जो इनर स्पीच होती है बच्चों, उसकी बात कर रहा है। निजी वाक, इनर स्पीच, और इनर स्पीच किसने दिया है बच्चों, इनर स्पीच की बात जो किया है वो वाइगोस्की महोदय ने किया है। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, इंग्लिश एक बार जरूर देख लीजिएगा। अच्छा रुक जाओ बच्चों, देखो सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, हालांकि इनर नहीं पूछा यहाँ पे, प्राइवेट स्पीच पूछा है, कोई बात नहीं। प्राइवेट स्पीच भी वाइगोस्की ने दिया है, बस अर्थ अलग अलग होगा ना। जैसे एक बालिका कोई कार्य करते हुए स्वयं से बात करती है, इसी को कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच, और अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे किसकी बात की जाएगी बच्चों, क्योंकि प्राइवेट लिखा है, जीन प्याजे ने इसको जो है अहम केंद्रित वार्ता का, इगोसेंट्रिक स्पीच। तो निजी वाक विद्यार्थियों के उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होता है, जबकि बाधक नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि निजी वाक लिखा है तो जो वाइगोस्की के अनुसार चलना होगा, बाधक नहीं होता है। ये कह रहा है बाधक होता है, इसका मतलब यहीं से प्रश्न सॉल्व हो गया। ए तो सही है, लेकिन आर बच्चों क्या है आपका गलत है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वही है, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहा है ए सही आर गलत। चौथा कह रहा है ए आर दोनों गलत है। तो हमें पास प्रश्न मिला था कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास कौन सा है, तीसरा ऑप्शन आपके पास इस तरह का है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा बच्चों, तीसरा लगा लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस तरह से होती हैं। एक बालक का किसी भी आधार पे अलग होना इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, या अदर कुछ भी हो। एक बालक दूसरे बालक से अलग है या अलग होता है तो उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन देखें, केवल अधिगमकर्ताओं संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से। व्यक्तिगत कारकों की कह रहा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों, ये केवल व्यक्तिगत कारकों की वजह से होती है। और व्यक्तिगत कारक से इनडायरेक्टली जोड़ा जाता है किसको बच्चों, या डायरेक्टली आप जोड़ दो वंशानुक्रम को। तो इस सेंटेंस कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती वो केवल वंशानुक्रम के होती हैं। चलिए अब आप कहोगे नहीं सर, तो ये चीज केवल वातावरण संबंधित होती है। आप कहोगे सर केवल वातावरण संबंधित सांस्कृतिक कारकों से, ये भी ठीक नहीं है, दोनों से होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया। जटिल का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जटिल मतलब परेशान ना होइएगा, ठीक है। इंग्लिश देखिएगा, कॉम्प्लेक्स मतलब दोनों से अच्छे से रिलेटेड होती हैं, मतलब दोनों से होती हैं, यही हमने बात कही है। क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत कारक का मतलब बच्चों क्या होता है, हेरिडिटी से जो जुड़े कारक होंगे, जो हेरिडिटी जुड़े होंगे उनको व्यक्तिगत कारक कह सकते हो। इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो आप ये अर्थ निकाल सकते हो कि विकास जो होता है वो व्यक्तिगत और वातावरणीय दोनों कारकों से जुड़ा होता है, ठीक। क्योंकि इसका मतलब आपको चौथे की लगाने की जरूरत नहीं है, आप ना पहला लगाना है, सीधी सी बात करें तीसरा। देखो कितना सरल प्रश्न है, लेकिन पूछने में किस तरह से पूछ रहा है ये समझ लो। अब यहाँ पे अगर वंशानुक्रम लिखा होता तो आप जल्दी समझ जाते, वंशानुक्रम लिखा हो तो जल्दी आप समझ जाते। तो थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो इसका सही हो गया सभी का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ये तो आप बहुत जल्दी बता दोगे, फटाफट बताइए। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना
क्या करना है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए, ये कुछ नहीं, परेशान किया जा रहा है। यहां से देखो, निरंतर रूप से समझना चाहती तो उसे कौन सा मूल्यांकन यानी कौन सा असेसमेंट आप कहिए बच्चों, कौन से असेसमेंट का यूज करना चाहिए। एक दिया फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक समेटिव असेसमेंट, और इसका तो कोई मतलब नहीं क्योंकि अनिरंतर लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस लिखा हुआ है, और इसका लिखा है मानक संदर्भित मूल्यांकन, ये भी अच्छा नहीं। पहले दूसरे में उत्तर दिए, इसका उत्तर या तो फॉर्मेटिव होगा या समेटिव होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग हो सकता है, सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो सकता है। हालांकि ऑप्शन में से आपके पहले या दूसरे में उत्तर होने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए, ऐसा मूल्यांकन, ऐसा असेसमेंट जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता है या सतत रूप से चलता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे सर इसी को कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, याद रखिए। और इसको जब अंदर चलते हैं बात करते हैं तो बच्चों इसी को हम लोग इसी के अंतर्गत आपका सेल्फ असेसमेंट आता है, इसी के अंतर्गत असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, इसी के अंतर्गत एसबीए भी इसी के अंतर्गत आता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये सभी से जुड़े हुए सेंटेंस है। तो फिलहाल यहाँ की अगर बात किया जाए, चूंकि निरंतर रूप से समझने की बात कर रही है, तो ये बात किसकी कर रही है बच्चों? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव ऑप्शन में ना होता तो मे भी हो सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑप्शन में दिया होता। अगर फॉर लर्निंग दिया होता तो वो भी आपका उत्तर हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, चलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें लगानी है कि सभी विद्यार्थियों में अपनेपन, समता की भावना विकसित करने के लिए, अपनेपन की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िबद्ध सक्रिय करे। रूढ़िबद्ध का मतलब कि भैया ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, घर काम लड़कियां करेंगे, घर के बाहर काम लड़के करेंगे। क्या ये कभी पॉजिटिव माना जा सकता है? कि उत्तर तो आपका पॉजिटिव होने वाला है। अपनेपन की बात करें तो पॉजिटिव ही लेके चलोगे तो उत्तर भी आपका पॉजिटिव होगा। जो सेंटेंस निगेटिविटी की तरफ जाएगा, निगेटिव जाएगा, वो नहीं हो सकता। रूढ़िवादिता जो होती है एक निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें आपको सीमित किया जाता है। अपने समाज ने निर्धारित किया कि घर का काम लड़कियां करेंगे, पिंक कलर कपड़े लड़के पहनेंगे, होम साइंस लड़कियां पढ़ेंगी, साइंस लड़के पढ़ेंगे ना, कुछ ऐसी बात की जाती है। तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा, केवल प्रभुत्ववादी सांस्कृतिक त्योहार मनाते हैं, नहीं, सभी के लिए होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अपनेपन की भावना की बात, ये भी नहीं कह रहा है। गौड़ समझने जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के, मतलब ऐसे विद्यार्थी जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े होते हैं, इनको क्या करना चाहिए बच्चों? इनको क्या करना? इग्नोर। देखो इंग्लिश लिखा हुआ, इंग्लिश में देखो एक बार, इग्नोर लिखा हुआ है। चौथा कह रहा है विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान होना चाहिए। जब सम्मान होगा तभी बच्चों में किसकी भावना आएगी? अपनेपन की भावना आएगी। क्या होना चाहिए बच्चों? सम्मान। और जब सम्मान होगा तभी विद्यार्थियों में अपनेपन की भावना आएगी। इसका मतलब यहां पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये बताया था हमने समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, याद करिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात किया है अभी भी, कि यहां इससे प्रश्न आते हैं। पूछ रहा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? ठीक, मेटाकॉग्निशन जो होता है, विचार प्रक्रिया के बारे में विचार करना, ये सही माना जाता है। सेल्फ असेसमेंट या तो स्वयं की आप जांच करते, ये भी सही माना जाता है। संसाधनों का मूल्यांकन, ये जो होता है विचारों की अनम्यता, रिगर्टिटी की बात कर रहा है, मतलब जो विचार अपने आप में निगेटिव वर्ड ही लिखा हुआ है पहला इसके सेंटेंस के साथ, ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। परसंज्ञान बिल्कुल सहायक होता है, और कह रहा सहायक नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये वर्ड याद कर लीजिएगा। ठीक, आपका उत्तर यहां पे क्या सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करती है? अब देखिए समावेशी शिक्षा में अगर बात करें बच्चा, एक समावेशी कक्षा में हर प्रकार के बालक हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? बालक किसी भी जाति का हो, बालक किसी भी धर्म का हो, बालक किसी भी समुदाय का हो, वंचित बालक हो, विकलांग बालक हो, किसी प्रकार से विकलांग, सबको सम्मान की बात करता है। तो इसका मतलब विकलांगता भी वाले भी आ जाएंगे, जो इमोशनली रूप से अच्छे नहीं होते वो भी आ जाएंगे, जो प्रतिभा संपन्न गिफ्टेड होते हैं वो भी आ जाएंगे, टैलेंटेड होते हैं, निम्न सामाजिक स्तर वाले बालक भी आ जाएंगे, वंचित बालक भी आ जाएगा, मंदबुद्धि बालक, सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं, ये जो चारों सेंटेंस लिखे ये अपने आप में चारों सही हैं। समावेशी में हर प्रकार, आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन्हीं बालकों के बारे में तो पढ़ते हो, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, तीव्र बालक, वंचित बालक, विकलांग बालक ना। अब ऐसे बालक जिसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो तो भी, मतलब बालक
किसी भी आधार पर जो स्पेशल होगा, चाहे वो कल्चर के आधार पर स्पेशल, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, अगर स्पेशल है तो समावेशी का पार्ट है। और सामान्य बालक को, क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चों ओवरऑल देखा जाए तो दो ही प्रकार के बालक होते हैं, एक सामान्य बालक होता है और दूसरा बच्चों क्या होता है, विशिष्ट बालक होता है। एक सामान्य बालक होता है, दूसरा विशिष्ट बालक होता है। अब इसमें देखा जाए तो बच्चों विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधार पे बच्चों विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो बात कर रहा है उस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन यहाँ से ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया है, आसान सा प्रश्न है। विषय वस्तु को पढ़ाते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें हेर फेर कर देना निम्न किसके सापेक्ष से संबंधित है। अब देखिए बच्चों, यहां तो आप कहोगे सर, क्योंकि इसकी बात यहां पे कह रहे, पहले अक्षरों की, अक्षर भी तो दिए हैं, शब्दों की बात भी कर रहे हैं, और आप कहते हो सर जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं तो डिस्कैलकुलिया होना चाहिए ना। जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं तो बच्चों आपके अनुसार डिस्कैलकुलिया होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शन भी ऐसे हैं कि आप कहोगे सर इस प्रश्न में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात कर अक्षरों के हेर फेर, शब्दों हटा देना, जोड़ देना, उन्हें फिर बदलाव, तो ये तो आपका एक प्रकार के RPWD एक्ट का पार्ट है, ये इसका मतलब होता ही नहीं। स्वलिनता आपने पढ़ा होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने से संबंधित होती है, हो नहीं सकती। तो सीधा सीधा ये बात किसकी कर रहा है बच्चों, ये सीधा सीधा बात कर रहा है डिस्लेक्सिया की। किसकी बात कर रहा है? अब देखो डिस्लेक्सिया में क्या होता है, अधिकतर पठन विकार लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे लिख के नहीं दिया गया है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, एक बार डिस्कैलकुलिया दिया होता ऑप्शन में तो कंफ्यूजन आती, लेकिन तब भी उत्तर आपका डिस्लेक्सिया होता, क्योंकि अक्षरों की बात भी कर रहा है, शब्दों की बात भी कर रहा है ना, जोड़ देना, क्योंकि अक्षरों और शब्दों को जोड़ने घटाने की बात। या एक जैसे आपने क्या किया, हमने लिख दिया आपको, जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, नाउ। अब बालक क्या होता है, जैसे नाउ जहां लिखा होता है उसको WON पढ़ता है, वन पढ़ता है, बस यही प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को ये इस तरीके से लिखा गया है, याद करिए। और बी जहां लिखा होता है उसको स्मॉल लेटर में बी जहां होता है उसको डी पढ़ता है, W जहां होता है M पढ़ता है, बात जो लिखा होता है वो सा पढ़ता है, और जो बालक पढ़ता है गलत तो लिखता भी गलत है ना, दोनों चीज हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपका उत्तर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिस्लेक्सिया होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वलीनता और नकारात्मक रूप से किससे प्रभावित होती है, मतलब स्वलीनता जो होती है उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताना है आपको। प्रश्न समझिएगा, स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जुड़ा बच्चा, ऑटिज्म जो क्या प्रॉब्लम होती है, सीधी सी बात है कि सोशली रूप से बहुत अच्छे से नहीं बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, सीधी सी बात है, सोशली बहुत अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है। क्योंकि नकारात्मक रूप से तो जो आपका इसके अंदर जो चीज बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है वो आपको बताना है, इसलिए बच्चों आपका क्या हो जाएगा, दृष्टि से कोई मतलब नहीं, एकाग्रता की क्षमता कोई मतलब नहीं, शारीरिक समन्वय, सीधी सी बात कर रहा है। ये किसकी, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल में क्या होती है, नकारात्मक होती है। सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल बच्चों क्या होती है, नकारात्मक होती है। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है बच्चों, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा सही है। उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल भी, आप प्रतिभाशाली तो भी हो सकता है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। दूसरा कह रहा है उन्हें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणता की कमी होती है ना, रिवर्सिबिलिटी, जबकि बच्चों रिवर्सिबिलिटी नहीं, रिवर्सिबिलिटी होती बहुत आसानी से वो कह रहा है कमी होती है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। हाँ, रिवर्सिबिलिटी की कमी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कोई चीज, एक सिंपल सी बात है कि हमने 2 और 2+ लिखा, ये शुरुआत था और ये इसका फाइनल उत्तर हुआ 4, और बच्चों से पूछा गया कि बताओ बच्चों 4 कैसे बना है। यदि बालक नहीं बता पाता तो कहेंगे बालक में रिवर्सिबिलिटी के गुण नहीं है, और बता देता है तो क्या ऐसा वो चीज जिस बिंदु से आगे बढ़ता है क्या वापस लौट कर नहीं आ पाता, आ जाता है। क्योंकि बात किसकी हो रही है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनमें मानसिक क्रियाओं की, ये प्रतिभाशाली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत जिज्ञासा की भावना छीड़ नहीं होती, अधिक होती है, मजबूत होती है, ये भी गलत है। और कह रहा है कि वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन, मतलब उनकी जो अभिव्यक्ति होती है उसमें फ्लुएंसी होती है और साथ साथ एलोबरेशन भी होता है। याद रखिएगा, फ्लुएंसी भी होती है, एलोबरेशन भी होता है। ठीक, जो सृजनात्मकता के तत्व या कारक हम लोग पढ़ते हैं क्रिएटिविटी के, जिसमें कहा जाए प्रवाह, मौलिकता, विविधता, विस्तारण, ये चारों चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक, वो क्रिएटिविटी के से जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो इसका उत्तर आपका चौथा हो जाएगा। ऑप्शन से हमेशा करिएगा, समझ में आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट अगला प्रश्न, श्रवण बाधिता से
जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु, कैसा बालक है भैया, श्रवण बाधित बालक है, और कह रहा है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन निम्न में कौन सी पद्धति सहायक होगी। कैसा है बच्चा, श्रवण बाधित है, ठीक। सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनिए। पहला, चलचित्र और वीडियो के बिना, मतलब कोई चीज आप पढ़ा रहे हो उसको जो है बिना जो है किसी चीज को दिखा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, और बिना चलचित्र और वीडियो से दिखा रहे हो, क्योंकि श्रवणबाधित मतलब सुनने की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब चलचित्र और वीडियो के बिना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, मतलब उसे सुनाई नहीं दे रहा और मौखिक रूप को ज्यादा आप ध्यान दोगे, मौखिक रूप से उसके असेसमेंट करने पे, ये भी ठीक नहीं लग रहा। तीसरा पढ़ते हैं, संप्रेषण के मौखिक रूप को, अब देखो ये सेंटेंस अपने आप में कह रहा है कम्युनिकेशन जो होना चाहिए ऐसे बालक से, वो मौखिक रूप को दृश्य रूप में होना चाहिए, मतलब मौखिक रूप से नहीं बल्कि किस रूप में होना चाहिए, मतलब ये आपका ओरली नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, विजुअल होना चाहिए, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, देखने में कोई प्रॉब्लम, ठीक लग रहा है। चौथा, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का उपयोग, अब व्याख्यान विधि कर रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, कैसे काम चलेगा, इसका मतलब आपका उत्तर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। बस सही चल रहे हो, बस ऐसे करते रहिए, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चले नेक्स्ट, बच्चे डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर सीखते, इसमें देखो एक ही सेंटेंस सही लिखा हुआ है, बाकी सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। अब जैसे कहोगे सर यहाँ अमूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, क्योंकि मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। सांकेतिक और चित्रात्मक, अब इसको कैसे पहचानोगे, इसको पहचानने के लिए हमने आपको बताया होगा पिछली क्लासों में लास्ट में एल्पस थियरी के बारे में थोड़ा सा बताया था, इस आधार पर पहचाना करो। अभी चारों तो नहीं, दो हैं, देखो इसको समझो। ई का मतलब एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, पहले मूर्त वस्तु दिखाई जाती है। एल का मतलब लैंग्वेज होता है, फिर भाषा आती है। चलो, पी का मतलब बच्चों पहले क्या आता है, पिक्चर आता है, चित्र आता है, और फिर उसके बाद संकेत आता है। इसका मतलब बच्चों चित्र पहले आना चाहिए, संकेत बाद में आना चाहिए, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, ये भी हटा दो। विशिष्ट से सामान्य, ये भी उल्टा लिखा है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, और सरल से जटिल, ये अपने आप में सही, सिंपल कॉम्प्लेक्स ना, स्थानीय से वैश्विक, ऐसे कई शब्द देता है, उल्टा लिख देता है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला जरूरी था, क्योंकि बाकी तो समझ में आ रहा है, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, पहले चित्रात्मक चित्र आता है, फिर संकेत आता है। इसके लिए एल्पस थियरी जो स्पेशली मैथ के लिए बताई गई है, एल्पस थियरी, उस चीज को लगाना पड़ेगा। हालांकि एल्पस थियरी स्पेशली परमिला लिबैक ने मैथ के लिए बताया है, हाँ, मैथ पढ़ाने का एक तरीका बताया है, तो छोटे बच्चों के लिए 1 to 5 के बच्चों के लिए। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में कौन सी अधिगम युक्ति, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। अब देखिए ऑप्शन पहचानिए, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के संदर्भ में या प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। क्या लिखा बच्चों, अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग, ठीक। दूसरा कह रहा है स्मृति सहायक विधियों का प्रभावशाली नहीं होगी, ठीक। तीसरा कह रहा है उदाहरण सृजन करना, ये होगा। अब देखो ऑप्शन आप ढूंढिए, आपको खुद ही दिख रहा है। अब जरा उत्तर आप लोग बताइए इसका, ऑप्शन पढ़ लीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन पढ़िए, उत्तर आपको मिल जाएगा, पढ़ने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, अपने आप में दिख रहा है बच्चों, निष्क्रिय लिखा है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, पढ़िएगा। किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर डिस्कशन होना चाहिए, आप समझते हो बात को। इसके बाद आर क्या कह रहा है बच्चों, उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं, जबकि किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक उदाहरण, मतलब जो उनसे जुड़े नहीं होते हैं, वो फायदेमंद होते हैं, इसको हम गैर उदाहरण कहते हैं। अपने आप कहो सर पहला सेंटेंस सही है, दूसरा पूरी तरह गलत बात कर रहा है, और नहीं है तो आप पहले को गलत कर लोगे, दूसरे को सही कर रहे हो, दोनों में से एक ही को सही कर सकते हो, दोनों आप सही नहीं कर सकते हो। और हमेशा ऑप्शन जब देखोगे तो ऑप्शन में या तो दोनों गलत होंगे या तो ए सही होगा, आर गलत होगा, और इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक। कि जहां पे लिखा हो कि आर ए सही है, ए गलत है, आर सही है, ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। समझ लिया बात। देखो तो पहला ऑप्शन लिखा है कि वही ए आर दोनों सही है, वो हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में यही लिखा है, एक में लिखा व्याख्या करता है, एक में लिखा व्याख्या नहीं करता है, और तीसरे ऑप्शन में आपसे कह रहा है ए सही लेकिन आर गलत है, यही होना चाहिए, होगा ही।
और चौथा कह रहा ए आर दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं, अपने आप में तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। राधिका, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। राधिका अपने विद्यार्थियों को बिना किसी परिस्थिति को विविध रूप से, राधिका अपने विद्यार्थियों किसी परिस्थिति को विविध रूप से, बस यहां ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने, प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके अगर आपको कोई चीज करने के अलग अलग तरीके की, आप इसको नए नए तरीके से करिए, विविध रूप से करिए, इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो नहीं सकता, कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपको कभी भी विविधता की बात नहीं की जाती है, इसके बाद ये मतलब ही नहीं हो रहा इनका, ये सीधा सीधा डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कीजिए। किसी भी समस्या को कई तरीके सॉल्व करने के लिए जब कहा जाए, विविध तरीके सॉल्व करने के लिए कहा जाए, इसका मतलब ये इशारा किसकी तरफ हो रहा है बच्चों, अपसारी चिंतन की तरफ हो रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ हो रहा है, या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ हो रहा है। किसकी तरफ, या तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ हो रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के, इसको भी दिमाग लगाइएगा, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को डॉट डॉट के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय अपने आप में जानते हो, किसी समस्या को सॉल्व करने के एक ही तरीके आपको आता है, वो भी करते हो और वो भी गलत कर देते हो, नहीं कर पाते, ये समुच्चय होता, हट गया। इसके बाद रटने की बात तो रोट मेमोराइजेशन हो नहीं सकता, दो बचा, प्रयत्न त्रुटि विधि या अनुरूपक विधि। अगर बच्चों इस प्रश्न में अनुरूपक विधि ना लिखा होता, एनालॉजिकल थिंकिंग ना लिखा होता, तो आपका हिट एंड एरर या ट्रायल एंड एरर ये सही हो जाता। अगर ये ना लिखा होता तो प्रयत्न त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर, हिट एंड एरर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल लिखा हुआ है, ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हो, प्रयास त्रुटि कह सकते हो, अभ्यास त्रुटि कह सकते हो, प्रयास एवं भूल कह सकते हो, ये हो जाता। लेकिन जब ये ना लिखा, क्योंकि जो एनालॉजिकल थिंकिंग होती है इसके अंतर्गत प्रयास और त्रुटि आ जाती है, एनालॉजिकल थिंकिंग के अंतर्गत ही बच्चों प्रयास और त्रुटि आ जाती है। मतलब जब किसी प्रयास और त्रुटि के द्वारा किसी चीज को लॉजिकली आप सॉल्व करते हो, भले ही गलती हो तो कोई बात नहीं, तो उस चीज को कहा जाता है एनालॉजिकल थिंकिंग। तो अपने आप में इसी के अंदर अगर ये ना होता तो ये उत्तर हो जाता, लेकिन यहां पे तीसरा उत्तर होगा आपका। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, यानी अपने चिंतन का चिंतन करने, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, चिंतन का चिंतन करने या अपने चिंतन का स्व मूल्यांकन करने, स्व असेसमेंट करने, सेल्फ असेसमेंट करने की प्रक्रिया को हम लोग इस चीज को जानने के लिए क्या करते हैं, इसी चीज को जानने के लिए, यानी किससे जुड़ा है, मेमोराइजेशन होगा नहीं, फॉरगेटिंग की कोई बात हो नहीं रही बच्चों, चयनात्मक ध्यान यानी सिलेक्टिव अटेंडेंस की अटेंशन की कोई बात हो नहीं रही, बल्कि बात किसकी हो रही, यानी विचार पर विचार करना, या भाई विचार और विचार करने का मतलब ही हो रहा है कि आप अपने विचारों पर क्या कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ही यही होता है। तो ये बात किसके अंतर्गत होती है बच्चों, ये बात होती है मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत, ठीक। हाँ, इसलिए रश्मि इंग्लिश जरूर ध्यान रखिएगा, एक मिनट देखते हैं, हाँ ठीक है, इंग्लिश ध्यान रखा करो ना, इसलिए देखो आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लेके आते हैं, क्योंकि हिंदी में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है खासकर इस पोर्शन में, इसलिए दोनों साथ में रखते हैं, तो आप दोनों ध्यान दीजिएगा। और अगर हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट लगे तो इंग्लिश के आधार पे ही लगाइएगा, हिंदी पे मत जाइएगा, ठीक। आसान हो जाता है जब दोनों लैंग्वेज मिलते हैं, पेपर में आपको दोनों लैंग्वेज मिलनी है, पेपर ऑफलाइन भी है, दोनों चीज आपके प्लस पॉइंट है, हाँ ऑफलाइन भी हो गया, ऑनलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हालांकि ये पेपर ऑनलाइन वाले ही करा रहे हैं हम लोग जो कर रहे हैं। चले देखिएगा, इसके बाद कर रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, अब जानकारी प्रक्रमण कौशल, हिंदी में खुद ही देख लो आप, ठीक। जैसा कि रिकॉल देखिए अनुस्मरण लिखा हुआ है, प्रत्यय स्मरण भी कह सकते हो, प्रत्यय स्मरण का मतलब आप पुनः स्मरण भी कह सकते हो, इंग्लिश में एक ही इंग्लिश हो जाएगी क्या बच्चों, रिकॉल। आप हिंदी में 3-4 हिंदी इसकी देख सकते हो। तो रिकॉल क्या बताया, जो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल होती है, रिकॉल, इतना ही आपका प्रश्न है। अब ऑप्शन पढ़िए और सेंटेंस को ठीक करिए। कह रहा है कि व्यक्तियों की भावात्मक स्थिति संबंधित नहीं है। बच्चों कोई भी चीज हो, अगर ये सारी चीज हमसे जुड़ी एक दूसरे से संबंधित होंगी तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। भावनाओं से महत्वपूर्ण से प्रभावित होते हैं, रुक जाओ अभी ऑप्शन पढ़ते हैं, ये हो सकता है। नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अब बताइए एक नेगेटिव जो सेंटेंस है, नकारात्मक भाव उससे उच्च स्तरीय रूप से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
आप खुद सोचो कि सर निगेटिव से जोड़ के उसको पॉजिटिव करने की बात कर रहा है, तो आप कहोगे सर ये अपने आप में भी सही नहीं है, क्योंकि ये गलत है। हाँ, यहाँ पे अगर कहता सकारात्मक भाव से उच्च स्तरीय सकार होते तो ठीक था, ये नकारात्मक है, सकारात्मक अपने आप में गलत हो गया ये। तीसरा कह रहा है, चौथा, सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकार, ये भी गलत हो गया। दोनों सकारात्मक होता तो सही होता, चाहे सेंटेंस से बात करें चाहे सेंटेंस से, इसका मतलब ये दोनों गलत है, पहला भी गलत हो चुका था, ये ठीक हो गया आप, क्योंकि इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा विचार किया था, हाँ ये हो सकता है। भावनाओं से यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, यानी एक प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ता है या डोमेन से जुड़ता है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, और जो इसकी बात कर रहा है ये जो ऑप्शन में बात कर रहा है फीलिंग्स की बात कर रहा है, वो अपने अफेक्टिव डोमेन से जुड़ता है। इसका मतलब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। कोई भी डोमेन की बात करें, चाहे चारों डोमेन की बात करें, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल या अदर लैंग्वेज की बात करें, मोरलिटी की बात करें, सब संबंधित है। तो ये अपने आप में बाकी सबसे बेटर है, बाकी तो गलत ही है, बेटर क्या है, सब एक ही सही है इसमें। नेक्स्ट, सीखने के लिए वाय है प्रेरणा, यानी पूछा लर्निंग टू एग्जाम्पल ऑफ, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। जब आपके अंदर किसी चीज को जानने की उत्सुकता होती है, ये एक्सटर्नल नहीं होता बच्चों, ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। और संप्रत्यय को सब कुछ समझते हो, ये भी इंटरनल मोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि इसको समझिएगा। और दोस्तों के बीच लोकप्रियता जो पाना, मतलब लोकप्रियता के लिए आप ये कर रहे हो, और लोकप्रियता जो होती है कैसा होता है बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल मोटिवेशन होना चाहिए। और संदेहों को दूर करना, जो आपकी चीजें कंफ्यूजन होती है उससे उसको क्लियर करना, डाउट्स को क्लियर करना, ये भी इंटरनल मोटिवेशन होता है, इसलिए आप करते हो। तो इसका मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन आपसे पूछ रहा है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक ही एग्जाम्पल है लोकप्रियता वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो। अंतिम दो प्रश्न, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली अर्थपूर्ण होता है अगर, मतलब अधिगम अच्छा इफेक्टिव कब होगा या कब अर्थपूर्ण होगा, समझिएगा। विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, हाँ हो सकता है। दूसरा, शिक्षा शास्त्री मुख्यतः टीचर सेंटर्ड हो, नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड होती तो ये सही होने के चांसेस होते, टीचर सेंटर्ड की बात करें, गलत हो गया। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन उन्मुखी हो, देखिए लर्निंग गोल आर परफॉर्म ओरिएंटेड, अगर देखा जाए तो ये भी कुछ हद तक ठीक लग रहा है। चौथा पढ़िएगा, चौथा है आपका कि विद्यार्थियों ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं जबकि अवसर दिए, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, जिसमें आपको पता है कि दूसरा और चौथा पूरी तरह नहीं हो सकता, पहले और तीसरे में, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन सी में आपका उत्तर हो सकता है। बताइए क्या होगा बेटर, दोनों में तुलना कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहे हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट देखो, इन दोनों में तुलना करें, जब आपको कोई भी कंटेंट पढ़ाया जाए और वास्तविक जीवन से, सामाजिक परिवेश का मतलब वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है, ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। जबकि कह रहा लक्ष्य प्रदर्शन उन्मुखी व्यवहार वैसे ही बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में ठीक लग रहा था, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये वास्तविकता की तरफ जाके बात कर रहा है, तो वो बेटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सुसंसाधित करता है। मतलब सुसंसाधित बच्चों हमेशा याद रखना, सुसंसाधित लिखा हो, संसाधित लिखा हो, फैसिलिटी की बात करें ना, फैसिलिटेटर, ये पॉजिटिव ही माना जाता है, कभी निगेटिव मत ले लेना इसको, ठीक है। तो अधिगम को बढ़ाता है, कुछ ऐसा कह सकते हो। योग्यता का वार्षिक मत, आसपास में विकर्षण अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है। भाषा से अनभिज्ञता, भाषा का ज्ञान की ये भी प्रॉब्लम आती है। तंत्रिका संबंधी न्यूनता ये भी आती है। तो सुसंसाधित में एक ही होता है बच्चों, योग्यता का वार्षिक मत, ठीक है। योग्यता का वार्षिक मत बच्चों क्या कहता है, जो अधिगम को सुसंसाधित कहता है, सुसंसाधित करने का मतलब यही वार्षिक मत ही कहता है कि अधिगम क्या होती है, वो जो होती है बच्चों क्या होती है, वो आपके सीखने में मदद करती है, ठीक। तो ये इसका मतलब ही हो रहा है, अधिगम को सुसंसाधित कौन करता है, योग्यता का वार्षिक मत कहता है कि अधिगम या वार्षिक मत अधिगम को सुसंसाधित करने की बात कहता है। ये भी पॉजिटिव है, ये नया प्रश्न है, इसके बारे में और चीज ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और चीज ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज के रहे 30 प्रश्न। तो एक बार बच्चों जरा आप लोग बताइए फटाफट, कितने प्रश्न रही किए, जल्दी से बताओ चलो। हाँ ठीक था, आज हमने बताया ना कि 2-4 क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा शब्दों में खेल में लगेगा, बाकी आपको आसान लगेगा। 2-4 प्रश्नों की बात किया जो आपको हो सकता है थोड़ा सा लगे,
अब बाकी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या कितना सही किया आपने। बहुत बढ़िया आयुषी। बहुत बढ़िया। देखो इस पेपर में जो बच्चे लगातार लगे हैं, पढ़ रहे हैं, या आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, तो आपको यहाँ तो कम से कम 25 प्लस 26, 27, 28 ये होना चाहिए। ये प्राइमरी का पेपर था, पीआरटी का था। ये आपको शायद 2 फरवरी का पेपर था, 2 या 3 फरवरी का, 2 फरवरी का रहा होगा, क्योंकि 3, 4, 6, हाँ 2 फरवरी का पेपर था। बहुत वैसा लेवल नहीं था इसमें, आज ठीक था, ठीक था, सीटेट के हिसाब से इतना लो लेवल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सीमा कह रहे सर 20 में 19 किए हैं, चलिए अच्छा है। रश्मि कह रहे हैं 28 किए हैं, और सीमा 20, डोरमी 30 में 28, चलो अच्छा किया है, लगे रहो। बस 2 दिन बाद आपका जब लेवल अपने आप में थोड़ा सा आपको लगेगा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है, जूनियर वाला पेपर बस 2-3 दिन की बात और रही, उसके बाद शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए और किसी का कोई प्रश्न फिलहाल नहीं होगा। मुझे लगा जूनियर का टफ होगा, चलिए तो बात कर ली। 30 फरवरी का है, नहीं ये 2 फरवरी का होगा, ये 2 का होगा, क्योंकि 3, 4 और 6, एक मिनट देखते हैं एक बार, 2 होना चाहिए बच्चों, 2 फरवरी का होना चाहिए। हाँ आप लोग प्रीवियस ईयर बुक्स आपके पास होंगे तो उसके चेक कर लीजिएगा, मतलब मिलान अपना करना है, कोई क्वेश्चन देखना तो देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्वेश्चन की पीडीएफ। 2 फरवरी का पेपर था बच्चों, लिखा हुआ था पहले ही 2 फरवरी का था। ठीक है, हाँ जूनियर वाला पेपर आप प्राइमरी और जूनियर वाले सारे बच्चे करेंगे, चाहे प्राइमरी पहले ही बता दिया है, ये आप टेंशन मत पालिएगा, सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप करोगे एक दूसरे का फायदा आप देखोगे, प्राइमरी में वही पेपर जूनियर में वही, तो